नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत में निवेश का ये सर्वोत्तम समय। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब 20 फरवरी को। संयुक्त अरब अमारात के अबुधाबी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत। भारतीय दूतावास मदद के लिए अधिकारियों के संपर्क में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद देश की आर्थिक गतिविधियां मजबूत। देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 157 करोड़ 91 लाख के पार। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3.5 करोड़ से अधिक बच्चों को पहला टीका लगाया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 33,70,000 से अधिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड जारी किए। भारत AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार। और पीवी सिंधु आज लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगी। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, पुर्तगालियों को कई बार परास्त करने वाली उल्लाल की पराक्रमी रानी का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है रानी अबक्का। पुर्तगालियों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उल्लाल पर कब्जा करने के अनेक प्रयास किए, लेकिन रानी अबक्का ने उनके हर हमले को अदम्य साहस और चतुराई से विफल कर दिया। रानी के अदम्य शौर्य की गाथाएं लोकगीतों और यक्षगान के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही हैं। आकाशवाणी समाचार को देश विदेश के श्रोताओं से बड़ी संख्या में उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल लखनऊ की लहर। मेरा नाम लहर है। मैं लखनऊ के दिल्ली पब्लिक स्कूल एल्डिको की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास अनगिनत वीरों एवं वीरांगनाओं के सर्वोच्च बलिदान से गौरवान्वित है। मातृभूमि की रक्षा और स्वतंत्रता हेतु किशोर वर्ग से लेकर वयोवृद्ध वर्ग ने अपना सर्वस्व होम करने में उफ तक नहीं की और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज को नियमित रूप से सुनती हूँ। इससे हमें स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग हीरोज के बारे में अप्रतिम जानकारी प्राप्त होती है। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 46वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, 1879 में खोनुमा युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक खोनुमा गांव के योद्धाओं ने ब्रिटिश घुसपैठियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें खोनुमा गांव है। प्रश्न फिर सुन लें। 1879 में खोनुमा युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक खोनुमा गांव के योद्धाओं ने ब्रिटिश घुसपैठियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें खोनुमा गांव है। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर
8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत ने हाल में 160 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जाने की उपलब्धि भी हासिल की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भारत एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पूरी कर रहा है और अनेक देशों को आवश्यक दवाएं और टीके उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा कर रहा है। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के हेल्थ प्रोफेशनल्स, जहां के डॉक्टर्स अपनी संवेदनशीलता और एक्सपर्टीज से सबका भरोसा जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र ने पूरे विश्व को संकट के इस दौर में आशा बंधाई है। भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा, सुरक्षित और सफल डिजिटल भुगतान मंच है। पिछले महीने ही भारत में 4 अरब 40 करोड़ लेन देन यूपीआई के जरिए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत में निवेश के लिए सर्वोत्तम समय है। 14 क्षेत्रों में $26 लाख की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लाइफ मिशन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे जन आंदोलन बनाना धरती को जीवन के अनुकूल बनाने की मजबूत आधारशिला साबित होगा। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 फरवरी को कराने का फैसला किया है। पहले मतदान 14 फरवरी को होना था। 16 फरवरी को रविदास जयंती के कारण मतदान की तिथि बदली गई है। इसके लिए पंजाब में सभी राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है।
सभी राजनीतिक दल और कार्यकर्ता मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग अलग माध्यमों से प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं से ये उनका पहला संवाद होगा। प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे नमो ऐप पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी बड़ी सभा 2 जनवरी को मेरठ में हुई थी और अब लगभग 15 दिनों के बाद प्रधानमंत्री राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने जा रहे हैं। हालांकि इस बार ये डिजिटल माध्यम से होगा। वाराणसी के ग्रामीण और शहरी इलाकों के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस संवाद में हिस्सा लेंगे। भाजपा के सोशल मीडिया सेल के राज्य प्रमुख अंकित चंदेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री इस दौरान प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर की स्थिति की भी चर्चा कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी काशी से सांसद हैं, तो इसलिए वो वहाँ के कार्यकर्ताओं से एक जो कोरोना की स्थिति अभी एक बार फिर से तीसरा वेव उसका आया है, तो उसको लेकर के वहाँ के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र के। और लेकिन इसको अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और लोग भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। उधर अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भी अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाई गई है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में चुनाव प्रचार किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। संयुक्त अरब अमारात में अबुधाबी राष्ट्रीय तेल कंपनी के भंडार टैंक के निकट मुसाफ में हुए विस्फोट में 2 भारतीय नागरिक सहित 3 लोग मारे गए हैं। यमन के हौसी विद्रोहियों के ड्रोन हमलों में ईंधन टैंक में विस्फोट हुआ। अबुधाबी हवाई अड्डे का निर्माणाधीन क्षेत्र भी आग की चपेट में आ गया। हौसी विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। अबुधाबी में भारतीय दूतावास संयुक्त अरब अधिकारियों के संपर्क में है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संयुक्त अरब अमारात में भारतीय दूत संजय सुधीर ने विस्फोट में 2 भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान की जा रही है ताकि उनके परिजनों तक पहुंचा जा सके। एडनॉक के जो ऑयल टैंक के एरिया में मुजफ्फा में, जो अबुधाबी से ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए, जिसमें कि 2 इंडियन नेशनल्स थे। इसके अतिरिक्त और जानकारी की अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूएई सरकार के साथ हम निरंतर संपर्क में हैं और जैसे ही हमें और कोई जानकारी मिलेगी तुरंत ही हम 2 इंडियंस के फैमिलीज को रीच आउट करके उनको जो भी सहायता हम कर पाएंगे देंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद देश की समग्र आर्थिक गतिविधियां मजबूत हैं। रिजर्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन में कहा कि उपभोक्ता और व्यवसाय का भरोसा बहाल होने और बैंक ऋण में सुधार के साथ समग्र मांग स्थितियों में लचीलापन बना हुआ है। आरबीआई ने आपूर्ति पक्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि रबी फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है। निर्माण और सेवा क्षेत्र की अनेक श्रेणियों में भी विस्तार का रुख है। रिजर्व बैंक ने कहा कि हाल में ओमिक्रॉन संक्रमण के अत्यधिक फैलाव के अनुमानों के कारण लघु अवधि की व्यापार संभावनाएं बेहतर हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत में निवेश का ये सर्वोत्तम समय। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब 20 फरवरी को। संयुक्त अरब अमारात के अबुधाबी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत। भारतीय दूतावास मदद के लिए अधिकारियों के संपर्क में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद देश की आर्थिक गतिविधियां मजबूत। देश में कोविड विरोधी टीकाकरण का आंकड़ा 157 करोड़ 91 लाख के पार। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3.5 करोड़ से अधिक बच्चों को पहला टीका लगाया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 33,70,000 से अधिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड जारी किए। भारत एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार और पीवी सिंधु आज लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगी। देश में 157 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 68,95,000 से अधिक टीके कल लगाए गए। अब तक 50,56,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा।
हमारे जो युवा साथी हैं 15 से 18 साल वाले, उन्होंने जो उत्साह दिखाया और उनके माता पिता ने जो सहयोग दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। लगभग 4 करोड़ बच्चों के टीके लग चुके हैं, पहला टीका, और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक सभी 7.5 करोड़ के लगभग जो 15 से 17 साल के किशोर हैं उनको टीका लग जाएगा और अगले महीने में उनको दूसरा टीका भी लगा दिया जाएगा। ये प्रयास किया जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में 12 से 15 साल के बच्चों में भी कोविड टीकाकरण आरंभ किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस वर्ष 3 जनवरी से अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3.5 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में टीके लगवा चुके किशोरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं में कोविड टीकाकरण के लिए आश्चर्यजनक उत्साह देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 33,70,000 लोगों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं। इसके अलावा 9,57,000 परिवारों को भी स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। 2020 में इस योजना की शुरुआत से इसके अंतर्गत पंजीकृत 60,000 से अधिक मरीजों का 218 अस्पतालों में उपचार किया गया है। इस दौरान 55,993 दावे सौंपे गए, 41,000 से अधिक दावों का निपटान हो गया है और 38 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। आज पीवी सिंधु का मुकाबला तानिया हेमंत से होगा। इसके अलावा एचएस प्रणय यूक्रेन के डैनियलो बोस्नेक, चेक गणराज्य के तेरेजा स्वाबिकोवा इसमें भाग ले रही हैं। भारत में एएफसी फुटबॉल महिला एशिया कप भारत 2022 के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतियोगिता बृहस्पतिवार से शुरू होनी है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि टूर्नामेंट से भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा। मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में होने वाले इस टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग ले रही हैं। ये 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले महिला कप प्रतियोगिता का अंतिम क्वालीफाइंग चरण होगा। प्रतियोगिता में शामिल होने वाली 12 टीमों को 3 समूहों में बांटा गया है। भारत को ग्रुप ए में चीन, ताइपे और ईरान के साथ शामिल किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर मंगलवार स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीरगाथा कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोज ला रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। 18 जनवरी 1930 को रविंद्रनाथ ठाकुर साबरमती आश्रम गए थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर राजनीतिक और वैचारिक रूप से 2 अत्यधिक भिन्न व्यक्तित्व थे, लेकिन वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और मित्र थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जान रे,
रविंद्रनाथ ने ही 1915 में गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। गांधी से रविंद्रनाथ ठाकुर के संबंध कैसे थे, इसे उनके विचार से जाना जा सकता है। गांधी जी के बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि गांधी उन हजारों वंचितों की झोपड़ियों की दहलीज पर ठहर गया जो उसकी तरह के कपड़े पहने हुए थे। उसने उनसे उन्हीं की भाषा में बातें की। वो पुस्तकों के उदाहरण नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक सत्य था। इसीलिए भारतीयों ने उन्हें जो महात्मा नाम दिया है वही उनका असली नाम है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने आगे लिखा है कि गांधी की तरह और किसने महसूस किया है कि सभी भारतीय उनकी ही रक्त और मज्जा हैं। सत्य के संपर्क में आत्मा की कुचली हुई ताकतें फिर से उठती हैं। जब भारत के द्वार पर प्रेम आया तो वो द्वार पूरी तरह खुल गया। गांधी के आह्वान पर भारत नई महानता के लिए विकसित हुआ, जैसे कि अतीत में हुआ करता था। अतीत में जब बुद्ध ने प्राणियों के बीच सहानुभूति और करुणा की सच्चाई की घोषणा की थी। आज ही के दिन हम गांधी जी की प्रिय शिष्या मीराबेन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। मीराबेन का असली नाम मैडेलिन स्लेट था। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया। वे करीब 34 वर्षों तक भारत में रही। मीराबेन 7 नवंबर 1925 को अहमदाबाद आईं, जहां महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल और स्वामी आनंद ने उनका स्वागत किया। गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। आश्रम में आने पर ही गांधी जी ने उन्हें मीराबेन नाम दिया। भारत में प्रवास के आरंभिक वर्षों के दौरान मीराबेन ने हिंदी सीखी और भारत को जानने समझने के लिए गांवों की यात्रा की। वे गांधी जी के भरोसेमंद लोगों में से एक बन गईं। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ मीराबेन लंदन गईं। मीराबेन अहिंसा के संदेश के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहीं। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें हिरासत में रखा गया। उन पर भारत में रहते हुए यूरोप और अमेरिका में सूचना भेजने का आरोप लगाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और गांधी जी तथा उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। उन्होंने 1947 में ऋषिकेश के निकट आश्रम की भी स्थापना की। अगले 11 वर्ष के दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं की, सामुदायिक परियोजनाएं चलाई और पर्यावरण के मुद्दों पर कार्य किया। 18 जनवरी 1959 को मीराबेन इंग्लैंड चली गईं। उसके 1 वर्ष बाद वे वियना चली गईं और उम्र भर वहीं रहीं। भारत सरकार ने 1981 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आकाशवाणी की ओर से उस दिव्यात्मा को नमन। हम आज दिल्ली के उन 11 स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो 18 जनवरी 1858 को शहीद हुए थे। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली की रक्षा की थी। उनमें शामिल हैं खिड़की गांव के असगर यार खान और शेख यार खान, फाटक हवस खान के निवासी सैयद अत्ताउल्ला खान, कूचा चेलान के निवासी शेख गुलाम शाह, गुलाब अकबर पठान और सैयद मीर गुलाम, शेख इलाही बख्श, शेख कलमगीर बख्श, लाहौरी गेट निवासी सैयद खुदा बख्श, मीर शाह सैयद और सैयद सीतल शाह। इन महान शहीदों को आकाशवाणी की विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी की संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। अब एक नजर आज के मौसम पर।
राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में सुबह के समय कोहरा रहेगा और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। लेह और गिलगित में वर्षा या हिमपात का अनुमान है। विशाखापत्तनम में सुबह कोहरा छाया रहेगा। बेंगलुरु, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी का अनुमान है। पूर्वोत्तर में इम्फाल में तड़के कोहरा छाया रहा। गुवाहाटी और आइजोल में भी कोहरा छाया रहेगा। कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। शिलंग और अलकतरा में आसमान साफ रहेगा। गंगटॉक में बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नहीं, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिए गए भाषण को सभी अखबारों ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना से लड़ाई में भी कायम है आर्थिक विकास की रफ्तार। हरिभूमि ने दिया है, प्रधानमंत्री ने कहा मिशन लाइफ को ग्लोबल मूवमेंट बनाए दुनिया, थ्रो अवे कल्चर बन रहा चैलेंज। राजस्थान पत्रिका ने दावोस सम्मेलन शीर्षक से दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से कहा भारत में निवेश करने का ये सबसे अच्छा समय। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, भारत ने दुनिया को दी उम्मीदों का गुलदस्ता। पंजाब विधानसभा के लिए चुनाव अब 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को कराए जाएंगे, सभी अखबारों की पहली खबर है। गुरु रविदास जयंती के कारण बदली गई विधानसभा चुनाव की तिथि। 12 से 14 साल के बच्चों को मार्च में लग सकती है कोरोना की पहली डोज, दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों की पहली खबर है। वहीं हिन्दुस्तान चिंता शीर्षक से लिखता है, ओमिक्रॉन बच्चों पर ज्यादा भारी पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अमर उजाला की सुर्खी है, देश में दूसरी बार संक्रमण दर 20%। लोकसत्ते की खबर है, नहीं थम रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। सरकार ने अदालत में कहा कोविड-19 का टीका लगाना अनिवार्य नहीं, सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा टीके के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। 1879 में खोनुमा युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक खोनुमा गांव के योद्धाओं ने ब्रिटिश घुसपैठियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें खोनुमा गांव है। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, कहा भारत में निवेश का ये सर्वोत्तम समय। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब 20 फरवरी को। संयुक्त अरब अमारात के अबुधाबी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत। भारतीय दूतावास मदद के लिए अधिकारियों के संपर्क में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद देश की आर्थिक गतिविधियां मजबूत। भारत AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।